चलिए, तो हम देखने जा रहे हैं PC16 CPWA कोड। ये 21 में भी इक्वली लागू पड़ता है और 12 में भी। CPWA कोड का चैप्टर 2 और चैप्टर 2 में हम लोग ये सेकेंड वीडियो है, ठीक है। तो हम लोग इसको सेकेंड वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक देखा था, कोई मुझे बतलाइए। थर्ड तक हो गया था सर, एडवांस पेमेंट तक हुआ था। एडवांस पेमेंट ना? यस सर। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एप्रोप्रिएशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एप्रोप्रिएशन, इसके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ में देना चाहता हूं। जो लोग नए हैं वो ये कि जब भी एजी ऑफिस के पास में स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी अकाउंट आता है तो वो आपका रिसीट और पेमेंट दोनों में आता है। ये आपको पता है कि नहीं? पीडब्ल्यूडी का आवे, फॉरेस्ट का आवे, ट्रेजरी का आवे, तीनों का तीनों अकाउंट रिसीट और पेमेंट दोनों में ही आता है ना। और इसी से मंथली कंसोलिडेटेड मंथली अकाउंट बनाया जाता है, कंसोलिडेटेड। लेकिन जो कंसोलिडेटेड मंथली अकाउंट होता है ना, उसमें भी रिसीट और पेमेंट दोनों होता है। ये जो अप्रोप्रिएशन है ना, ये एनुअल अकाउंट जब बनता है, ये तो मंथली अकाउंट की बात हो गई है ना। इन्हीं मंथली अकाउंट को मिला करके एनुअल अकाउंट बनता है। और एनुअल अकाउंट दो हिस्सों में बनता है, एक होता है फाइनेंस अकाउंट और एक होता है अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अब आप कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन से आप अप्रोप्रिएशन हमको बता सकते थे। बिल्कुल बता सकते थे, लेकिन हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बार पढ़ चुके हैं। गवर्नमेंट अकाउंटिंग के नजरिए से हम लोग को इसको देखना है और तब आप बेटर समझ पाएंगे। फाइनेंस अकाउंट जो होता है ना, वो रिसीट एंड पेमेंट दोनों ही एंट्री इसमें होती है, लेकिन इसमें केवल पेमेंट यानी एक्सपेंडिचर की एंट्री होती है। इसमें रिसीट एंड एक्सपेंडिचर या रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है, रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर दोनों की एंट्री होती है फाइनेंस अकाउंट में। पर अप्रोप्रिएशन अकाउंट में केवल एक्सपेंडिचर की एंट्री होती है। दूसरा, इसमें आपको मेजर हेड के हिसाब से MSM माने मेजर हेड, सब मेजर हेड और माइनर हेड, केवल इतनी ही की एंट्री होती है। कौन से? फाइनेंस अकाउंट की बात मैं कर रहा हूं। जबकि इसमें MSM और SBO मेजर हेड, सब मेजर हेड, माइनर हेड, सब हेड, डिटेल हेड और ऑब्जेक्ट हेड सबकी एंट्री होती है। यही बात आपको बता रहा है साफ साफ कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है वो ऑब्जेक्ट हेड लेवल पे बनाया जाता है, और ऑब्जेक्ट हेड को हम लोग एक पॉपुलर टर्म में प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन भी कहते हैं। बस यही आपको समझना है कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनता है उसमें केवल एक्सपेंडिचर लिया जाता है और प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन यानी ऑब्जेक्ट हेड लेवल पे लिया जाता है। अब अप्रोप्रिएशन का जो डेफिनेशन यहाँ दिया हुआ है वो ये कि मीन द असाइनमेंट ऑफ फंड टू मीट स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर। जाहिर सी बात है, एक्सपेंडिचर की ही बात होगी, कभी भी रेवेन्यू की बात नहीं होगी। तो इसमें एक फंड को असाइन किया जाता है स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए, और स्पेसिफिक कहां से पता चलता है? इस ऑब्जेक्ट हेड से। समझ रहे हैं? तो डेफिनेशन आप चाहे जितनी बार पढ़ लीजिए, जब तक आप उसका क्लियर मीनिंग नहीं समझेंगे तब तक आप उसको आराम से बना नहीं पाएंगे। तो उसका क्लियर मीनिंग यही है कि उसको हम लोग किस लेवल पे देखते हैं? हम लोग उसको देखते हैं स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर के लिए ऑब्जेक्ट हेड लेवल पे, ठीक है। और यहीं पे आपको मैंने फाइनेंस अकाउंट का भी एग्जांपल दिया है जो कि केवल माइनर हेड लेवल पे ही जाता है, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, बढ़े। असेट, असेट के बारे में सिंपल सी मीनिंग यही है कि आपका जो भी पावना है, पावना का मतलब ये हुआ कि आप जो पाते हैं। इसमें से एक बात मैं आपको बताता हूं, आप इसको समझिएगा। असेट और लायबिलिटी का आपने इन्वेंटरी बुक कीपिंग में पढ़ा होगा डेफिनेशन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो CPWA के हिसाब से एसेट होगा वो क्या होगा, इसको आप समझिए, ठीक है। अब जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कि आपने कुछ काम करवाया है, राइट,
और आपको कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करना बाकी है, वो आपका लाइबिलिटी है, राइट। लेकिन अगर आपको कहीं से कुछ पैसा मिलना है, मान लीजिए किसी डिवीजन के बिहाफ में आपने काम कर दिया और वो आपको पैसा देगा, वो आपका एसेट है, राइट। एसेट बाकी और बहुत सी चीजें होती हैं जिसको आप रेगुलर कोर्स में जानते हैं, पर सीपीडब्ल्यूए के कोर्स में इन द अकाउंट्स ऑफ वर्क दिस टर्म इंडिकेट और आउटस्टैंडिंग एंड एंटीसिपेटेड क्रेडिट की बात हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आउटस्टैंडिंग एंड एंटीसिपेटेड क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पर सिंपल मीनिंग ये है कि जो पैसा आपको मिलना है, क्रेडिट का मतलब ही है कि जो पैसा आपको मिलना है, ठीक है, मिलने वाला पैसा, एंटीसिपेटेड क्रेडिट, ये आपका एसेट है। और लायबिलिटी जस्ट अपोजिट मैंने आपको बता दिया है। बैंक बहुत सिंपल है। बुक ट्रांसफर, इसमें से जो आपको पॉपुलर टर्म है वो है बीटी, स्टैंड फॉर बुक ट्रांसफर। और यहां पे आपको समझना होगा कि इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता है। ऐसा एडजस्टमेंट या ऐसा ट्रांजैक्शन इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता है। तो ये ट्रांजैक्शन किस तरह का हो सकता है मैं आपको समझाता हूं। ऐसे तो इंटर गवर्नमेंट एडजस्टमेंट जो भी होता है उसमें उस ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन हेलो, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ या हूँ, कोई कुछ कह नहीं रहा है? हाँ जी बिल्कुल सर, सुन रहे हैं सर। हाँ ठीक है। तो इंटर गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन जितने भी होते हैं आरबीआई के माध्यम से, उसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता है। पर हम लोग तो बीडब्ल्यूडी के या सीपीडब्ल्यूए के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो सीपीडब्ल्यूए में एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ स्टेट पीडब्ल्यूडी का, कि कोई सांसद निधि से काम होना है। सांसद निधि से काम होने के लिए सांसद महोदय ने कलेक्टर को रिकमेंड किया है कि भाई हमारा पैसा जो है उससे एक फलाने जगह पे सामुदायिक भवन बनवा दो। सामुदायिक भवन बनवाने के लिए उस एरिया के बिल्डिंग डिवीजन को काम अलॉट किया गया। तो दो तरीके से दिया जा सकता है। हेलो, ठीक है, दो तरीके से दिया जा सकता है पैसा। या तो उसको चेक या डिमांड ड्राफ्ट दे दे कलेक्टर कि भाई बिल्डिंग डिवीजन तुम अपना ये चेक और डिमांड ड्राफ्ट पकड़ो। चेक और डिमांड ड्राफ्ट जैसे मिला वैसे हो गया कैश, ठीक है। और दूसरा तरीका यह है कि वो क्या करे कि इसका जो डीडीओ कोड है ट्रेजरी के अंदर में, डिवीजन का एक डीडीओ कोड होता है, तो डीडीओ कोड में कलेक्टर डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर करा दे, और ये पॉसिबल है। इसी को कहते हैं बीटी यानी बुक ट्रांसफर। और ये जो होता है इतना पॉपुलर है कि जब आप अपना कैशबुक लिखते हैं उसमें प्राइमरी लेवल पे बुक ट्रांसफर आपके कैशबुक में लोकेट नहीं करता है, लेकिन अकाउंट में उसका एंट्री होना चाहिए। इस वजह से कैशबुक में जितना ट्रांजैक्शन कैश का हुआ उसको लिया जाता है। उसके बाद बीटी वेयर कैश इज नॉट इन्वॉल्व्ड उसको लिया जाता है। और ट्रांसफर एंट्रीज यानी कि करेक्शन, इन सभी को लेकर के आपका रिसीट, शेड्यूल ऑफ रिसीट एंड चार्जेस माने कि सीपीडब्ल्यूए का फॉर्म 80 तैयार किया जाता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे बुक ट्रांसफर क्या कहता है। यहाँ पे परिभाषा दी गई है, वहां पढ़ लेते हैं, देख लीजिए। दिस टर्म अप्लाई टू द प्रोसेस वेयर बाय फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात हो रही है विच डू नॉट इन्वॉल्व और गिविंग और रिसीविंग ऑफ कैश। सिंपल ट्रांजैक्शन बोथ साइड का हो सकता है जहां पे कैश नॉट इन्वॉल्व है, ठीक है। उसके अलावा और ऑफ स्टॉक मटेरियल आर ब्रॉट टू अकाउंट, तो यानी खाली कैशबुक के बारे में नहीं है, तो स्टॉक के बारे में भी है, राइट। दे यूजुअली रिप्रेजेंट लायबिलिटी इन एसेट ऑफ गवर्नमेंट ब्रॉट टू अकाउंट आइदर बाय वे ऑफ सेटलमेंट और अदरवाइज। तो सेटलमेंट कब होगा? जब इंटर डिपार्टमेंटल या इंटर गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन होता है, राइट। तो जब इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजैक्शन होता है, जैसे कि अभी एग्जांपल में मैंने बताया कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट एक अलग डिपार्टमेंट है, कलेक्टरेट एक अलग डिपार्टमेंट है, कलेक्टरेट से पैसा आता है, तो ये इंटर डिपार्टमेंटल सेटलमेंट का मामला है, वही वर्ड यहाँ यूज किया गया है। और अदरवाइज बट दे में आल्सो रिप्रेजेंट करेक्शन एंड अमेंडमेंट मेड इन कैश, स्टॉक और बुक ट्रांसफर ट्रांजैक्शन प्रीवियसली टेकन टू अकाउंट, ठीक है। इसमें आपका ट्रांसफर एंट्री, करेक्शन मतलब ट्रांसफर एंट्री के रिगार्डिंग जो भी ऑर्डर्स होते हैं उसको भी इसमें लिया जाता है, ठीक है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है बुक ट्रांसफर को लेकर के? हेलो,
नहीं सर। देखिए आप लोग हाँ हूं नहीं करेंगे तो मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं क्लियर बात बताता हूँ, ठीक है? आप लोग हाँ हूं किया कीजिए। ओके सर। समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो पूछिए, ठीक है ना? चलिए, चार्ज वोटेड, इसके बारे में मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी शॉर्ट टर्म में बता देता हूं समझने के दृष्टिकोण से कि जो सैलरी वैलरी है अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस वो चार्ज है। अब इसमें जो आप संविधान में जो परिभाषा दी गई है उस पर मत जाइएगा, अनअवॉइडेबल एक्सपेंस, ठीक है? संविधान में परिभाषा दी गई है जैसे प्रेसिडेंट का, सीएजी का, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेज का सैलरी, जी संविधान के हिसाब से उनकी सैलरी, लेकिन मेरी और आपकी सैलरी भी अनअवॉइडेबल एक्सपेंडिचर है और ये भी चार्ज होती है, ठीक है? और ये तो हो गया अनअवॉइडेबल एक्सपेंडिचर। और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, जितना भी डेवलपमेंट का काम होता है वो सब वोटेड होता है, सब का सब। नया पुल बनाना है कभी चार्ज नहीं होगा, ऑलवेज वोटेड होगा, समझे? नई सड़क बनानी है, नई बिल्डिंग बनानी है, जो भी डेवलपमेंट का काम होता है वो सब वोटेड होता है। बहुत सामान्य भाषा में समझ लीजिए, समझ गए? इसी से बाइफरकेट किया जाना इसको चाहिए। आगे चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट, उससे पहले चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी, ठीक? यहाँ पे एक बहुत बड़ा फर्क है और जो इसको कंफ्यूज करता है लोगों को, यहाँ मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाता हूँ, समझिएगा। 9 और 10 बहुत क्लोज है, 9 एंड 10, ठीक है? इसको आप देखिए, चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी, आशुतोष जी ध्यान दीजिएगा, हाँ देख रहे हैं। चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट, ठीक है? अब आप देखिएगा, सबसे पहले आप ये बतलाइए डिवीजन के हिसाब से, डिवीजन में अकाउंट्स ऑफिसर कौन है? डिवीजन में, सॉरी, अकाउंटिंग अथॉरिटी कौन है डिवीजन में? डिविजनल अकाउंटेंट है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है? बोलिए, अरे गलत ही तो बोलिए, क्या दिक्कत है? जो आपको समझ में आता तो बोलिए। डिवीजन में अकाउंटिंग अथॉरिटी कौन है? डिविजनल अकाउंटेंट है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है? बोलिए। हेलो, हेलो, हाँ सर। आप लोग को मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है सर। आप लोग को जवाब ही दे रहे हैं, गलत जवाब दीजिए आप लोग, प्रॉब्लम क्या है? बोलिए, डिवीजन में अकाउंटिंग अथॉरिटी कौन है? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की डिविजनल अकाउंटेंट? ठीक है, हाँ ठीक है। देखिए गलत जवाब है। अकाउंटिंग अथॉरिटी वो होता है जो अकाउंट बनाने के लिए और समय पर भेजने के लिए जिम्मेदार होता है। बात समझ रहे हैं? तो डिवीजन में अकाउंट बनाने के लिए और समय पर भेजने के लिए डिविजनल अकाउंटेंट जिम्मेदार नहीं होता है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जिम्मेदार होता है। डिविजनल अकाउंटेंट केवल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का हेल्पर है अकाउंट्स मामले में, समझे? एडवाइजर है। देखिए, आपको पहले डीए का रोल जानना होगा, डीए का रोल, ठीक है? रोल क्या है डीए का, डिविजनल अकाउंटेंट का? तो पहला रोल है कंपाइलर। डिविजनल अकाउंटेंट केवल कंपाइल करता है, समझे कि नहीं? कंपाइलर है, राइट? इंटरनल चेकर है, तो चेकर आप समझ लीजिए, वो ऑडिट करता है वाउचर का और शेड्यूल का। और क्या है भाई? एडवाइजर है, वो एडवाइस करता है, समझ रहे हैं कि नहीं? अकाउंट बनाने का काम नहीं करता है। आप कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट को प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट कभी मत समझिएगा, ये आपको बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है। कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट डजंट रिलेट टू प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट, समझ रहे हैं? हाँ या ना? जी जी सर, जी बिल्कुल सही। तो कंपाइलेशन का केवल इतना ही मतलब है कि मेजर हेड वाइज आप वाउचर को शेड्यूल के अकॉर्डिंग कंपाइल करेंगे और उनका जो फिगर होगा उसको एब्स्ट्रैक्ट करेंगे फॉर्म 80 में, इतना ही वर्क है। लेकिन वो अकाउंट बनाना, मान लीजिए कि डिविजनल ऑफिसर कहेगा कि इस महीने अकाउंट नहीं बनेगा, तो डिविजनल अकाउंटेंट नहीं बना सकता है। डिविजनल ऑफिसर कहेगा इस महीने अकाउंट नहीं जाएगा एजी ऑफिस, तो डिविजनल अकाउंटेंट नहीं भेज सकता है। मतलब डिविजनल अकाउंटेंट इज नॉट एन अथॉरिटी,
अथॉरिटी हमेशा डिविजनल ऑफिसर है। इसीलिए जब भी ये वर्ड अथॉरिटी आएगा आप ये मत समझ लीजिएगा कि ये कोई अकाउंट्स हेड है, समझ रहे हैं, ये इतना ही समझिएगा कि आपके डिपार्टमेंट का या ऑफिस का हेड ऑफ द ऑफिस है, समझ रहे हैं आप। तो हेड ऑफ द ऑफिस जी, डिवीजन लेवल पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, समझ रहे हैं, उसके ऊपर में सुपरिंटेंडिंग, उसके ऊपर में चीफ इंजीनियर, और डिपार्टमेंट के लेवल पे जो आपका अकाउंटिंग अथॉरिटी है वो सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट है। कौन है? सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट। यही आपका डिफिनीशन लिखा हुआ है। इसीलिए बहुत से लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी, आप इसको चीफ अकाउंटिंग को भुला जाइए, खाली अथॉरिटी को पकड़िए। जहां भी आपका अथॉरिटी है वो आपके अपने डिपार्टमेंट का आदमी है, यानी कि पीडब्ल्यूडी का, ठीक है। और जहां ऑफिसर है चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स या चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर, तो ये अकाउंटिंग ऑफिसर जो है ना वो आपका अकाउंट्स ऑफिसर होगा, लेकिन यहाँ पे चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी आपके डिपार्टमेंट का आदमी है। अच्छा, चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है सीसीए, है ना। सीसीए जो होता है वो सीजीए के नीचे होता है, राइट। सीजीए जो होता है फाइनेंस में होता है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में होता है ना, और सीसीए होता है एवरी डिपार्टमेंट में, ठीक है, एवरी डिपार्टमेंट में। एवरी डिपार्टमेंट का मतलब इस केस में सीपीडब्ल्यूडी में भी सीसीए है, लेकिन ये सीसीए है ठीक वैसा ही जैसे एजी है झारखंड के, सीसीए है सीपीडब्ल्यूडी का, लेकिन झारखंड के एजी होने के बावजूद भी उनका जो डिपार्टमेंट है वो सीएजी होगा। उसी तरीके से सीसीए हर एक डिपार्टमेंट में होने के बावजूद भी इसका जो मेन पेरेंटिंग डिपार्टमेंट है वो सीजीए यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट है। इसका मतलब ये कि फाइनेंस का एक आदमी हर एक डिपार्टमेंट में बैठा हुआ है। ये एक तरह से फाइनेंस मिनिस्ट्री को सुपर पावर बनाने जैसा है, समझ रहे हैं आप लोग। पर ध्यान से देखिए, ये का मतलब अथॉरिटी नहीं है, ये कंट्रोलर है, चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट। ये केवल कंट्रोल करता है कि आप अकाउंट बनाएंगे तो ऊट पटांग फॉर्मेट में मत बना दीजिएगा, लेकिन ये अथॉरिटी नहीं है। अगर ये कहेगा हम आपको अकाउंट नहीं देंगे तो कुछ नहीं कर सकता है, अधिक से अधिक सीजीए को कंप्लेन कर सकता है, इसको बाध्य नहीं कर सकता है डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को, समझ रहे हैं। हेलो, यस सर, यस जी। हाँ, इसीलिए कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं पालना है। अथॉरिटी का मतलब अपने डिपार्टमेंट का आदमी, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट में आते हैं, कॉमर्शियल डिपार्टमेंट। कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के लिए आप लोगों को इसमें नहीं दिया गया है, इसमें दिया गया आपको, नाम क्या है उसका, एसीएजी में, अकाउंट कोड फॉर अकाउंटेंट जनरल। PC21 वाले हैं यहाँ पे एक भी? हेलो, जो कोई है बताइए। PC21 वाले हैं एक भी? हाँ जी सर, शायद लग रहा है नहीं है सर। नहीं है, आज सब लोग सर है। होली का भांग अभी उतरा नहीं है सब लोगों का, इसीलिए सब कोई जवाब नहीं देगा हमको आज। अच्छा ठीक है, PC21 में एक कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के लिए चैप्टर नंबर 3 आप लोगों ने देखा है? हेलो, चैप्टर 3 में क्या है सर? हाँ बोलिए सर। चैप्टर 3 देखा है, अकाउंट कोड फॉर अकाउंटेंट जनरल का? एक मिनट सर, निकाल लेते हैं। एसीई चैप्टर 3। निकाला आप लोगों ने? सर हाँ, अब जरा पढ़िए तो क्या है। चैप्टर 3 में कौन सा बोले सर?
चैप्टर 3 का पारा 1 3.1 पढ़िए। पढ़िए। सर क्लास अभी स्टार्ट हुआ है क्या? हाँ अभी हुआ है, बोलिए। पढ़िए 3.1 बोलिए। पढ़िए, सर बोल रहे हैं पढ़ने के लिए। नहीं मिला क्या किताब आप लोग को? एक मिनट सर, मिल गया थोड़ा सर। बस जल्दी 3.1 पढ़िए, ना, जल्दी। ये डिपार्टमेंटल कंपाइल और कैश अकाउंट्स लिखा है हाँ जहाँ हाँ पे। बस उसका 3.1 पढ़िए। Besides the treasury accounts, the divisional accounts of public works and forest transactions, accounts are received from certain other departmental officers for the departmental commercial undertakings, such as departmental milk scheme etc. बस functioning under बस रुक जाइए। यही हम आपको बताने वाले थे कि पीडब्ल्यूडी और फॉरेस्ट के अलावा एजी के पास में कुछ अदर डिपार्टमेंट भी अपना अकाउंट रेंडर करते हैं, जिसमें कि जो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट की तरह होते हैं। एग्जांपल दिया हुआ डिपार्टमेंटल मिल्क स्कीम दिया हुआ है। यस सर। और पूरा चैप्टर 3 इसी को डेडिकेटेड है, ठीक है। अब आपको हम चैप्टर 3 नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि पीसी 16 वालों को काम नहीं आएगा, पर यहाँ जो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट लिखा हुआ है ना, ये कॉमर्शियल डिपार्टमेंट कोई कॉमर्शियल अंडरटेकिंग नहीं है, समझे। जैसे भेल मैकॉन ये नहीं है, समझ रहे हैं। ये डिपार्टमेंट के अंदर ही कॉमर्शियल अंडरटेकिंग होते हैं। उदाहरण के तौर पे बीएसएनएल जो है ना, अपना अकाउंट एजी को नहीं भेजता है, तो इसके बारे में बात नहीं हो रही है, समझ रहे हैं। हेलो, यस सर। हाँ, सेल भी पीएसयू है, ये भी अपना अकाउंट एजी को नहीं भेजता है, तो इसकी बात नहीं हो रही है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की बात नहीं हो रही है, ये कॉमर्शियल डिपार्टमेंट की बात हो रही है, जो इस तरह के कॉमर्शियल होते हैं, जो चैप्टर 3 ऑफ एसीएजी के हिसाब से एजी को अपना अकाउंट रेंडर करते हैं। इसमें से एक एग्जांपल दिया हुआ है डिपार्टमेंटल मिल्क स्कीम, समझ रहे हैं आप लोग। हेलो जी सर। हाँ, यही बताने के लिए हमको एसीएजी चैप्टर 3 का 3.1 पढ़ना पड़ा, ठीक है। चलिए आगे में आते हैं हम लोग। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, फिर वहां वर्ड आ गया अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब हमेशा अपने डिपार्टमेंट का आदमी, समझ गए। अच्छा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में कोई अथॉरिटी कॉम्पिटेंट है, ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है डीएफपीआर से, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल, समझे। इससे पता चलता है कि कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कॉम्पिटेंट है या नहीं है, माने कोई अथॉरिटी कॉम्पिटेंट है या नहीं है। लेकिन हमेशा जहां वर्ड देखिए अथॉरिटी, अपने डिपार्टमेंट का आदमी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? The term competent authority means the government or any other authority to whom the relevant power may be delegated. तो पावर कहां से दिया गया है? डीएफपीआर से, ठीक है। कंप्लीशन एंड कंप्लीटेड, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कंप्लीशन ऑफ वर्क मतलब कि अबेंडनमेंट ऑफ अ वर्क, एंड कंप्लीटेड वर्क का मतलब है अबेंडन्ड वर्क, ठीक है। तो अबेंडनमेंट ऑफ वर्क और अबेंडन्ड वर्क का मुझे एकदम क्लियर मीनिंग नहीं पता है, तो मैं आपको भी कंफ्यूज नहीं करने वाला हूँ, राइट। कंटिंजेंसी, उसमें वर्क कंटिंजेंसी की बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफिस कंटिंजेंसी का नाम किसी ने सुना है? बोलिए। नहीं सर। नहीं सुना है? नहीं सर। मैं बताता हूँ ये वर्क कंटिंजेंसी क्या है। दरअसल जो भी बड़ा काम होता है ना, उसमें 8% ऑफ एस्टिमेट, समझे, वर्क कंटिंजेंसी के तौर पे रखा जाता है। और ये अमूमन खर्च नहीं होता है, तो ये लैप्स कर जाता है, अमूमन खर्च नहीं होता है, लेकिन इसको रखना मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? इसलिए कि मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि एक एस्टिमेट बना है रोड बनाने का, राइट। तो रोड बनाने में आपको पहले से पता है कि कुछ खुदाई करनी है, और खुदाई करने के दरमियान आपको कहीं पे हार्ड रॉक मिल गया। अब जमीन के नीचे कहाँ हार्ड रॉक है आप तो जानते नहीं है, उसको तोड़ने के लिए अलग से मशीनरी डिप्लॉय करनी पड़ी, अलग से टाइम लगा, मजदूर लगे, वो सब जो एक्स्ट्रा खर्चा है उसको मीट करने के लिए। या मान लीजिए कि कोई मजदूर काम करते करते मर गया या एक्सीडेंट हो गया, ऐसी स्थिति में वहां पर उसके लाश को रख करके सामने सब लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया
कि ला 5 लाख रुपया जब तक नहीं दोगे तब तक हम लोग काम ही नहीं करेंगे। उस अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर मतलब जिसके बारे में एस्टिमेट करते वक्त कोई अंदाजा लगाना इम्पॉसिबल है, उसके लिए 1% ऑफ कंटिजेंसी को बुक करके रखा जाता है। अमूमन कई सारे मामलों में ये होता ही नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि हर काम में कोई ना कोई मर ही जाए, कोई जरूरी नहीं कि हर बार कोई ना कोई हार्ड रॉक मिल ही जाए। अमूमन ये खर्च नहीं होता है, लेकिन इसको रखना पड़ता है और रखने से फायदा होता है। ठीक है, तो ये अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर को जो कि काम के दौरान होती है उसको मीट करने के लिए वर्क कंटिजेंसी का प्रोविजन किया जाता है जो 1% ऑफ एस्टिमेट होता है। यहाँ पे इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर ऑफ अ मिसलेनियस कैरेक्टर, ये इसका टर्म है। ठीक है, इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर ऑफ मिसलेनियस कैरेक्टर, ये कीवर्ड है। ठीक है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? चलिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। नहीं सर, क्लियर है सर। कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है? सिंपल, दो लोगों के बीच में समझौता, पर वो लिखित हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। ये वर्ड हम लोगों को नहीं समझ में आता। हम लोग अमूमन ये मानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हमेशा लिखित होना चाहिए, जबकि साफ तौर पे जनरल फाइनेंशियल रूल GFR 2017 में इसका मेंशन किया गया है कि कभी भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में गवर्नमेंट को ओरली नहीं उतरना चाहिए। बट जब आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, द टर्म कॉन्ट्रैक्ट मीन एनी काइंड ऑफ अंडरटेकिंग रिटेन और वर्बल, यानी कि अगर ओरल भी कोई है, समझे, कमिटमेंट, तो उसको भी आप लोग कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडर करेंगे, करना पड़ेगा। राइट, तो यहीं पर लिखा हुआ है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बाय अ पर्सन नॉट बीइंग गवर्नमेंट सर्वेंट और बाय सिंडिकेट और फर्म, मतलब कोई इंडिविजुअल और जरूरी नहीं है, कोई कंपनी भी हो सकती है। व्हाई नॉट, क्यों नहीं, कंपनी को भी एक इंडिविजुअल के तौर पर हम लोग कंसीडर करते हैं, बिकॉज दैट इज अ लीगल एंटिटी। तो हम लोग अगर किसी दो लोगों के बीच में या कंपनी और गवर्नमेंट के बीच में कोई टर्म्स होता है, टर्म्स एंड कंडीशन, या कोई कमिटमेंट होता है, अंडरटेकिंग होती है, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट और सामने वाले को कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर मीन द पर्सन, सिंडिकेट, फर्म, व्हाटएवर, जो भी हो सकता है। डिपार्टमेंट के बारे में खास बात है, अगर कहीं द डिपार्टमेंट लिखा हुआ है इसका मतलब है CPWD, और अगर द डिपार्टमेंट नहीं लिखा है इसका मतलब है कि कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जिसका जिक्र वहां पे किया जाने वाला है। द डिपार्टमेंट जहां लिखा हुआ मिले, सेल्फ अंडरस्टूड होना चाहिए कि वो CPWD के बारे में कह रहा है। डिपॉजिट वर्क के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। डिपॉजिट वर्क के बारे में कोई मुझे बतलाएगा? जब तक मैं मिटा रहा हूं तब तक क्या होता है डिपॉजिट वर्क? सर, जो वर्क गवर्नमेंट के फंड से फाइनेंस नहीं होते वो डिपॉजिट वर्क में आते हैं। जी नहीं, ये सही आंसर नहीं है। देखिए, आपके ऑफिस में मान लीजिए कि आप ऑफिस A हैं और ये गवर्नमेंट ऑफिस है, और ऑफिस B ये भी गवर्नमेंट ऑफिस है, लेकिन ये अपना काम खुद नहीं कर सकता है। जैसे कि ये हेल्थ है, तो ये भी गवर्नमेंट ऑफिस है, क्यों नहीं होगा? एजुकेशन है, क्यों नहीं होगा? टूरिस्ट है, टूरिज्म, क्यों नहीं होगा? ये इसको बिल्डिंग बनानी है, ऑफिस बिल्डिंग, ये अपना पैसा इसको देगा, समझे? ये भी गवर्नमेंट ऑफिस और ये PWD ऑफिस। तो PWD को जो पैसा इन सब डिपार्टमेंट से मिलता है वो सब पैसा डिपॉजिट कहलाता है। और डिपॉजिट के लिए एक केस और है, जब ये गवर्नमेंट ऑफिस है, एक केस और है जब ये प्राइवेट बॉडी है, समझे कि नहीं? तो प्राइवेट बॉडी में क्या हो सकता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल, ठीक है, कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपैलिटी कर देते ना सिंपल। किसी प्राइवेट पार्टी, आप अगर चाहिएगा ना कि मेरा घर गवर्नमेंट बनवा के दे तो भी पॉसिबल है, अलाउड है, समझे? और पोर्ट ट्रस्ट, इसमें एक वर्ड दिया गया पोर्ट ट्रस्ट, समझे? इस तरह से भी जो नॉन गवर्नमेंट यूनिट है, NGO, ये गवर्नमेंट NGO है, समझे? गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश किया हुआ NGO, NGO का मतलब नॉन गवर्नमेंट होता है। ये दोनों ही केस में डिपॉजिट है, PWD डिपॉजिट। और इसके लिए जो मेजर हेड है वो है, रुकिए, पहले जो आप फॉर्म यूज करते हैं वो है फॉर्म 65 CPWA अकाउंट्स बनाने में, ठीक है, और 79, ठीक है।
इसके लिए जो मेजर हेड है वो 8443, क्योंकि हम लोग पीडब्ल्यूडी पढ़ रहे हैं तो पीडब्ल्यूडी में वो है 108 पब्लिक वर्क्स डिपॉजिट, और फिर 00 फिर 00 और ये हो गया मेजर हेड, ये 00 सब मेजर हेड, 108 पब्लिक वर्क्स डिपॉजिट माइनर हेड, सब हेड, डिटेल हेड, और 01 02 03 04 और 05 ये 5 पार्ट होते हैं डिपॉजिट के। तो ये होता है ऑब्जेक्ट हेड में, समझे। और इसमें से किसी भी डिवीजन से जो आपको पैसा आता है वो हमेशा 03 आता है ऑलवेज, और किसी कॉन्ट्रैक्टर का जो पैसा काट कूट के रखते हैं वो 02 में रखते हैं। तो ये हो गया 6 टायर 15 डिजिट क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक वर्क्स डिपॉजिट। क्लियर? सर ये मैंने जो बोला था कि नॉट मेड आउट ऑफ गवर्नमेंट फंड्स, तो ऐसा ही नहीं है क्या? क्या बोले? डिपॉजिट वर्क मतलब व्हिच इज नॉट मेड आउट ऑफ गवर्नमेंट फंड्स, तो सही नहीं है क्या? पूरी तरह सही नहीं, आधा सही है। ये गवर्नमेंट ऑफिस बी है और सी नॉन गवर्नमेंट ऑफिस है, दोनों के एग्जांपल तो मैंने दिए आपको। तो फिर लोकल लोन वर्क और इसमें क्या अंतर है? लोकल लोन वर्क और तकावी वर्क, समझे। एक्चुअली में लोकल लोन और तकावी को गवर्नमेंट स्पेशली लोकल लोन या तकावी डिक्लेयर करती है। ओके ओके, समझे। जब गवर्नमेंट स्पेसिफिक पर्पस के लिए किसी काम को लोकल लोन और तकावी डिक्लेयर करे, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज द डेफिनेशन गिवन देयर। समझ गए? हाँ हाँ। डिपॉजिट वर्क का इतना देखिए, आपको मैंने बताया फॉर्म 65 79 और पीडब्ल्यूडी के लिए 108 है पीडब्ल्यू डिपॉजिट, समझे। क्योंकि आप लोग सीपीडब्ल्यू पढ़ रहे हैं तो आपको 15 डिजिट मेजर हेड पढ़ना पड़ेगा ना, समझे कि नहीं? मतलब डिपॉजिट वर्क और लोकल लोन वर्क में क्या माइनर डिफरेंस है ना? हाँ, बहुत माइनर डिफरेंस। लोकल लोन वर्क गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है लोकल लोन वर्क, मतलब इसमें तो लिखा है एक्सप्रेशन इंडिकेट्स वर्क्स एग्जीक्यूटेड बाय पीडब्ल्यूडी ऑन बिहाफ ऑफ ए म्युनिसिपैलिटी, पोर्ट ट्रस्ट और अदर कॉर्पोरेशन। हाँ, तो गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, ठीक है। ओके ओके। लेकिन अदरवाइज जो इसको पैसा मिलता है वो गवर्नमेंट ऑफिस से भी मिलेगा, तो भी हमको इसी में रखना होगा 03 में, समझे। और लोकल लोन वर्क वाला भी पैसा रखना होगा तो हमको 03 में डालना होगा। किसी भी दूसरे ऑफिस से पैसा मिले आपको 03 में डालना होगा। क्यों? आपको पता है ना 8443 5 पार्ट में है। यस सर, यस सर। आप पांचों पार्ट का नाम याद है आप लोगों को? चलिए बोलिए तो 8443 पांचों पार्ट का नाम। हम एक काम करते हैं, ऐसे नहीं लिखिए, ठीक है ना, जैसे हम लिखने बोलते हैं वैसे लिखिए, ठीक है। 8443, ठीक है, ऐसे लिखिए। सिविल डिपॉजिट क्या लिखिएगा? ऐसे, ठीक है ना। ये फुल क्लासिफिकेशन है, राइट। उसके बाद में 00 ये सब मेजर हेड, फिर 108 उसको लिखिए पब्लिक वर्क्स डिपॉजिट, ये फुल, माने इसमें भूलने का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद 00 ये हो गया सब हेड, ये हो गया डिटेल हेड, और फिर यहां से 01 02 03 04 और 05, ठीक है। अब यहां से बोलिए, और जो जो मेजर हेड लिखिएगा उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। ये वाला बोलिए 01, कौन बोलेगा? तो भैया कुछ तो बोलिए, कोई नहीं है बोलने वाला। हेलो, रेवेन्यू डिपॉजिट 8443 5 पार्ट में है कि नहीं जी? हाँ सर 5 पार्ट में। पार्ट 1 क्या है? रेवेन्यू डिपॉजिट। आशुतोष जी याद है आपको? हाँ या ना खाली बोलिए। सम ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टर। नहीं, सम ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टर पार्ट 4 है। पार्ट 2 सम ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टर 4 है।
ऑन ओके क्लोज अकाउंट। एक अदर ओके एक अदर डिपार्टमेंट के लिए होता है अदर देन टकावी भैया तो वर्क्स। नाम तो कुछ होगा, कुछ तो लिखा हुआ होगा। कैश डिपॉजिट बाय सबऑर्डिनेट। हाँ सेकंड है कैश डिपॉजिट बाय कॉन्ट्रैक्टर। यस, ऐसा बोलिए ना, सब और डिनेट, है ना। फिर कैश डिपॉजिट बाय कॉन्ट्रैक्टर, है ना। यही तो पूछ रहे हैं। पार्ट 3 क्या है? कोई बोलेगा? अदर बॉडी सर, अदर डिपार्टमेंट। हेलो, डिपॉजिट फॉर अदर डिपार्टमेंट। डिपॉजिट फॉर वर्क अदर देन टकाई वर्क पोजीशन। डिपॉजिट फॉर वर्क, ठीक है, अदर देन टकावी। जिनका गूंज रहा है अपना माइक्रोफोन ऑफ कीजिए। हेलो, ठीक है। और जो पार्ट 5 है, सर लिस्ट ऑफ मेजर और माइनर हेड में भी है क्या? हाँ हाँ भैया भाई, उसमें भी है मिसलेनियस डिपॉजिट। अच्छा, बट उसमें तो बहुत सारे हैं सर। उसमें आप नहीं, उसमें नहीं दिया हुआ, उसमें खाली 108 के बारे में दिया हुआ है। 101 से शुरू है, उसमें 108 है, है। पब्लिक वर्क डिपॉजिट है। हाँ हाँ, तो 108 में 101 से शुरू है उसमें। 108 में पब्लिक वर्क डिपॉजिट है कि नहीं, हाँ या ना? 108 में पब्लिक वर्क डिपॉजिट है। वही तो। आप उसके बाद में सब हेड, डिटेल हेड और ऑब्जेक्ट हेड उसमें नहीं दिया हुआ, लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड में। नहीं उसमें नहीं है, नहीं है। ये कहाँ दिया हुआ है? चैप्टर 15 में दिया हुआ है, चैप्टर 15 ऑफ पीपीडब्ल्यूडी, पीपीडब्ल्यूए कोड। अच्छा 15 में है। लेकिन उसके बावजूद भी ये नहीं लिखा है किसी में कि हम अपने तरीके से बता रहे हैं। जो एक्चुअल में अकाउंट आता है उसमें अच्छा। इस तरीके से लिखा है, समझे? यस सर, यस सर। तो ये लिखे, ये भी लिखा रहता है, ये भी, ये सब सब हूबहू। आज ही तो हमने पढ़ाया है ऑडिट में, अकाउंट दिखा करके। ओके ओके, सिविल डिपॉजिट, ठीक है सर। ये सब लिख लिया आप लोगों ने? सर थोड़ा 1 मिनट रुकेंगे क्या? काहे को रुकना है, वीडियो देख लीजिए दोबारा। हाँ दोबारा देख लेंगे जल्दी। ठीक है, आगे बढ़ जाए। डिटेल हेड, ये है डिटेल हेड, ये वाला, समझे? क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट हेड है। ये वाला क्या, ये सब क्या है? ये सब ऑब्जेक्ट हेड है ना। डिटेल हेड क्या होता है? ऑब्जेक्ट हेड के ठीक पहले वाला। हम फिर से रिपीट कर देते हैं, ये क्या है? जोर से बोलिए, मेजर हेड। ये वाला क्या है? कोई बोल, कोई आज खा पी के नहीं है। सब मेजर हेड। सब मेजर हेड, सब मेजर हेड। ये क्या है? माइनर हेड। हाँ सर, ये माइनर हेड है। माइनर हेड। ये सब है, ये सब हेड, ये डिटेल हेड। और ये वाला है ऑब्जेक्ट हेड, 01, 02, 03, 04, 05। ठीक है? ओके सर एक बार फिर से बोल दीजिए, वो आवाज वो थोड़ा हैंग हो गया था। हाँ, ये पहला वाला है 8443 मेजर हेड। ये वाला है मेजर हेड, ये वाला। ये है सब मेजर हेड, ये है माइनर हेड, ये सब हेड, ये डिटेल हेड, ये ऑब्जेक्ट हेड। समझ गए? यस सर। चलिए, चलिए हम लोग आज यहीं पे क्लोज करेंगे, ठीक है ना? ओके सर। ठीक है सर। अभी रुक जाइए।